हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अंजलि शर्मा, आपकी आईटी एजुकेटर फॉर क्लास 11th। हमारा सब्जेक्ट कोड है 802। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा सेशन 1 ऑफ ग्रीन स्किल्स, जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ ग्रीन इकोनॉमी। बहुत सरल भाषा में देखा जाए तो ग्रीन इकोनॉमी में क्या क्या सेक्टर्स अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि फार्मिंग में क्या हो रहा है, फिशरीज में क्या हो रहा है, फॉरेस्ट्री में क्या हो रहा है। आज हम सबके रोल्स को समझेंगे, सबके महत्व को समझेंगे कि हमारी ग्रीन इकोनॉमी में किसका कैसा रोल है। उसके पहले हम सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिर ये ग्रीन इकोनॉमी क्या होती है। ठीक है, समझो। ग्रीन इकोनॉमी से आप समझ पा रहे हो, एक ऐसी इकोनॉमी, ठीक है, एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें ग्रीनरी का या फिर हमारे इन्वायरमेंट का रोल है। कुछ तो नाम से इतना तो समझ में आ गया है। ठीक है, अब डेफिनेशन समझ लेते हैं। ग्रीन इकोनॉमी, ठीक है, ग्रीन इकोनॉमी प्रमोट करती है। ठीक है, तो हम यहां से क्या करेंगे, कीवर्ड्स पकड़ेंगे। ठीक है, क्या करती है, प्रमोट करती है। ओके, क्या प्रमोट करती है, डेवलपमेंट। क्या प्रमोट करती है, डेवलपमेंट। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। वाइल एंश्योरिंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है, इंश्योर करती है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। बस इतना कीवर्ड्स या फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स आप याद रख लेना। ग्रीन इकोनॉमी प्रमोट करती है डेवलपमेंट। क्या प्रमोट करती है, प्रमोट करती है डेवलपमेंट। ओके, समझ में आ गया। उसके अलावा क्या इंश्योर करती है, हमारे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। अगर इन्वायरमेंट की बात यहाँ पर हो रही है, इसलिए हमने किसका इस्तेमाल किया यहाँ पर, ग्रीन इकोनॉमी का। एक ऐसी इकोनॉमी जो कि प्रमोट करती है डेवलपमेंट, साथ में इंश्योर करती है डेवलपमेंट के साथ साथ आप डेवलपमेंट करो, अच्छी बात है, लेकिन आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस टर्म का हम ओरिजिन देखते हैं कि कहां से हुआ। ये टर्म आया 1989 में। कब आया, 1989 में आया। यूके गवर्नमेंट, क्या दिख रहा है आपको, फ्रॉम द यूके गवर्नमेंट रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट का नाम था ब्लूप्रिंट फॉर अ ग्रीन इकोनॉमी। ठीक है, और इसको किसने लिखा था, रिटन बाय लीडिंग एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट। ठीक है, तो बेसिकली शुरू हुआ था यूके से। यूके गवर्नमेंट में एक रिपोर्ट आई जिसका नाम था ब्लूप्रिंट फॉर अ ग्रीन इकोनॉमी, तो वहां से 1989 में ये टर्म उठाया गया, ग्रीन इकोनॉमी। ओके, चलिए अब हम क्या पढ़ने वाले, हमने ग्रीन इकोनॉमी समझ लिया। ठीक है, एक हमने कंफर्म कर लिया कि चलो ग्रीन इकोनॉमी क्या होता है। क्या होता है, ये डेवलपमेंट प्रमोट करता है, लेकिन साथ में ये भी कहता है कि इन्वायरमेंटल का प्रोटेक्शन भी उतना ही जरूरी है। ठीक है, हम समझ गए। अब दूसरा पार्ट समझना है, दैट इज सेक्टर्स। ठीक है, कि सेक्टर्स क्या होते हैं। ओके, चलो अब सेक्टर समझ लेते हैं। मैम ग्रीन इकोनॉमी आ गया, अब हमें सेक्टर बता दीजिए। ठीक है, सेक्टर होता है एक पार्ट या फिर एक फंक्शन किसी इकोनॉमी का। फॉर एग्जाम्पल ये एक हमारा सर्कल है। ठीक है, अगर हम इकोनॉमी की भाषा में बात करें, अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपको पता होगा 3 तरीके के सेक्टर हम हमेशा पढ़ते हैं इकोनॉमी में। एक हम पढ़ते हैं प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, एक हम पढ़ते हैं सेकेंडरी सेक्टर, और एक हम पढ़ते हैं टर्शियरी सेक्टर। यानी कि क्या हुआ कि किसी भी एक इकोनॉमी का एक जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं सेक्टर। उसी प्रकार से अगर मैं ग्रीन इकोनॉमी की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर जो सेक्टर है वो कौन कौन से हो जाएंगे, एग्रीकल्चर। क्या हो गया, एग्रीकल्चर। दूसरा हो गया ऑटोमोटिव। ठीक है, तीसरा क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन। चौथा क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन। और पांचवा क्या हो गया, हेल्थ केयर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ग्रीनिंग द इकोनॉमी, टू मेक द इकोनॉमी मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली, मेजर रिफॉर्म्स एंड इनोवेशंस आर नीडेड इन वेरियस सेक्टर्स। ठीक है, आपको अगर अपनी इकोनॉमी को एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाना है, बहुत खुशहाल बनाना है, हरियाली पूर्वक बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, वहाँ बहुत सारे मेजर रिफॉर्म्स और इनोवेशंस चाहिए रहेंगे वेरियस सेक्टर्स में। ठीक है, अब उसके पहले हम एक और टर्म समझ लेते हैं, दैट इज इकोसिस्टम। ठीक है,
इकोसिस्टम में क्यों कौन आ गया? हमारे प्यारे प्यारे बर्ड्स आ गए, एनिमल्स आ गए, पेड़ आ गए, फल आ गए, फूल आ गए, सब कुछ आ गया उसमें, ठीक है। सो इकोसिस्टम क्या कहता है? सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट कीवर्ड, किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर एरिया में, ओके, एंड द नॉन लिविंग एनवायरमेंट, ठीक है, नॉन लिविंग एनवायरमेंट विथ विच द ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट सच एज एयर, मिनरल, सॉइल, वाटर एंड सनलाइट टुगेदर फॉर्म एन इकोसिस्टम, ठीक है। अब मैं एक इकोसिस्टम की ड्राइंग बनाती हूँ आपके सामने, उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करना कि आखिर ये डेफिनेशन कहना क्या चाह रही है। सबसे पहले उसने मुझे ये बोला, उसने ये बोला कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए, ठीक है, लिख लिया मैंने, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओके, किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, ये मैंने पर्टिकुलर एरिया बना लिया। उसके साथ ही नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए, यानी कि ये मैंने बना लिया नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है मैम, ये भी समझ में आ गया, ओके। इनका मुझे इंटरैक्शन करवाना है, किसका? किसी एक पर्टिकुलर एरिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंटरैक्शन करवाना है। नॉन लिविंग क्या हो गया? नॉन लिविंग हो गया एयर, नॉन लिविंग हो गया मिनरल, नॉन लिविंग हो गया सॉइल, नॉन लिविंग हो गया हमारा वाटर एंड सनलाइट, ठीक है। यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जो इंटरैक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। क्लियर? चलिए, to understand how organisms and their surroundings are closely linked to each other, let us take an example of birds eating berries from a tree, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इकोसिस्टम के लिए। वो एग्जाम्पल क्या है कि जो बर्ड्स हैं वो ट्री की बेरीज खा रही हैं, ठीक है। The seed inside the berry comes out with the bird's droppings. It falls into the soil and germinates or sprouts, ठीक है। क्या होता है? जो बेरी की जो सीड्स रहती हैं, ठीक है, वो ज़मीन पे गिरती हैं, मिट्टी में जाके धंस जाती हैं, पर वो कैसे गिरती हैं? उनको चिड़िया आके जब खाती है तो कभी कभी बेरीज नीचे गिर जाती हैं और नीचे वो जर्मिनेट होके वापस से एक नया रूप ले लेती हैं, ठीक है। फिर क्या होता है? वो नई ट्री में जन्म लेता है, फिर वो और बेरीज को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो वी कैन सी हाउ प्लांट्स, एनिमल्स, सॉइल, एयर एंड वाटर आर लिंक्ड टू ईच अदर। मतलब एक बर्ड के अनइंटेंशनली जो बिहेवियर है कि उसने खाया, उसके मुंह से गिर गया, बेरी का सीड गिरा, सीड जाके ज़मीन पे गया, कभी पानी बरसा, उस पर पड़ा और वहाँ से एक नया पौधा निकल आया। यानी कि किस तरीके से जो हमारा इकोसिस्टम है, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समझ में आ गया इकोसिस्टम क्या होता है? चलिए नाउ अब फूड चेन देख लेते हैं, ठीक है। फूड चेन में एक होते हैं प्रोड्यूसर, एक होते हैं कंज्यूमर और एक होते हैं फंगस जो कि कहलाते हैं डिकम्पोजर, ठीक है। फूड चेन बेसिकली क्या है पहले ये समझते हैं। ये एक साइकिल होती है नेचर में। क्या होती है? साइकिल होती है नेचर में जहाँ पे फूड प्रोड्यूस किया जाता है ग्रीन प्लांट्स के द्वारा, ठीक है। क्या होती है? साइकिल होती है नेचर में जहाँ पे फूड प्रोड्यूस किया जाता है ग्रीन प्लांट्स के द्वारा, फिर प्लांट्स को कंज्यूम किया जाता है प्लांट ईटिंग एनिमल्स। और प्लांट ईटिंग एनिमल्स कौन से होते हैं? हर्बीवोरस। कौन होते हैं? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस में गेट ईटन बाय फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, जिनको हम क्या कहते हैं? कार्निवोरस, ठीक है। डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिकम्पोज्ड बाय डिकम्पोजर्स इनटू सॉइल व्हिच इन टर्न फीड्स प्लांट्स। क्या हुआ? यहाँ पर हमने 3 पार्ट्स को पढ़ा। पहला पार्ट क्या है? हर्बीवोरस। देखो सबसे पहले तो आते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या हो गए? हरी भरी घासें हो गई, पौधे हो गए, ठीक है। प्रोड्यूसर को खाने वाले होते हैं प्लांट ईटिंग एनिमल्स, जिनको हम कहते हैं हर्बीवोरस, ठीक है। हर्बीवोरस को खा सकते हैं फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, जिनको हम कहते हैं कार्निवोरस, ठीक है। आई होप ये आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नया नहीं होगा, ये आपने बचपन में साइंस में बहुत पढ़ा होगा। फिर डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करते हैं डिकम्पोजर्स, ठीक है। एंड डिकम्पोजर्स फिर क्या होते हैं बाद में इनटू सॉइल, जो कि क्या करते हैं? डिकम्पोजर्स जो आपका डिकम्पोज मटेरियल होता है वो फीड हो जाता है और टर्न हो जाता है सॉइल में, जो कि फिर फीड करता है प्लांट्स को, ठीक है। चलिए
अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत सरल भाषा में देखा जाए तो एक ऐसा डेवलपमेंट जो सस्टेन कर सके, ठीक है, लंबा चल सके, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल सस्टेनेबल मीन, सस्टेनेबल का पहले मतलब समझो। सस्टेनेबल मतलब जो कि गुड है, क्या है? गुड है, अच्छा है, किसके लिए? इकोनॉमी के लिए, यानी कि वो गुड है पर किसके लिए है? हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ उसको हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा होना पड़ेगा, ठीक है। इकोनॉमी के लिए अच्छा है विच इज वेरी गुड, लेकिन उसको एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल फार्मिंग विदाउट यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स विच परमानेंटली हार्म द सॉइल। ओके, चलिए अब हम आते हैं बेसिक पार्ट विच इज इंपॉर्टेंट सेक्टर्स ऑफ अ ग्रीन इकोनॉमी। ओके, द सेक्टर्स और एरियाज विच आर इंपॉर्टेंट फॉर अ एनवायरमेंट फ्रेंडली इकोनॉमी आर लिस्टेड इन टेबल। ये टेबल आपकी बुक से उठाई गई है, ठीक है, हम उसी को रीड करेंगे और उसी को समझेंगे। फाइन, चलिए पहला सेक्टर है एग्रीकल्चर, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप समझो कि एग्रीकल्चर होता क्या है। एग्रीकल्चर मतलब होता है क्रॉप्स को ग्रो करना, ठीक है, किसके लिए? हमारे फूड के लिए, ठीक है। ये लार्जेस्ट पार्ट होता है इकोनॉमी का और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये हमको फूड देता है। क्या देता है? फूड देता है एग्रीकल्चर। लेकिन क्या एनवायरनमेंट को हार्म कर सकता है? हाँ, कर सकता है। कैसे? कि जब आप लैंड रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लोगे, ज़मीन खराब हो जाएगी, ठीक है। फॉरेस्ट काटते जाओगे तो भी बहुत दिक्कत है। उसके अलावा एयर को पल्यूट करोगे, वाटर को पल्यूट करोगे, लैंड को पल्यूट करोगे बाय यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, ठीक है। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, इसका हमारे पास सोल्यूशन भी है। सोल्यूशन क्या है? आप सपोर्ट करो लोकल, ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग को, फार्मिंग विदाउट द यूज ऑफ हार्मफुल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है। ग्रो करो खुद की वेजिटेबल्स अगर पॉसिबल है तो, या फिर ईट इन सीजन एंड लोकली प्रोड्यूस्ड फूड आप खाओ। क्या करना है? लोकली प्रोड्यूस फूड को खाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स है पर उसके सोल्यूशंस भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए। तो पहला सेक्टर क्या कवर किया हमने? एग्रीकल्चर। ओके, नाउ दूसरा है एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। एनर्जी रिसोर्सेज का मतलब हम लोग एनर्जी को डेली इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमारी डिमांड अब बढ़ती जा रही है, ठीक है। द कॉमन एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं? तेल का इस्तेमाल करना, कोयले का इस्तेमाल करना, गैस का इस्तेमाल करना, और ये सारी चीज़ें हार्मफुल है हमारे हेल्थ के लिए और इन्वायरमेंट के साथ ही लिमिटेड हैं और नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि अगर ये एक बार ख़त्म हो गए फिर बनने में इनको सालों लग जाएंगे, ठीक है। अब इसका क्या उपाय हमारे पास? इसका ये उपाय है कि सबसे पहले तो आप क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को सिलेक्ट करो, जैसे कि सोलर लाइट्स हो गए, जब भी पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट करना अवॉइड करो, लाइट्स को टर्न ऑफ करो, अनप्लग करो अप्लायंसेस को जब भी आप उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, ठीक है। उसके अलावा अवॉइड करो कार्स को और साइकिल्स या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो, जिससे आपकी जो बची हुई एनर्जी है वो क्या होगी? थोड़ा कंज्यूम नहीं हो पाएगी, ज़बरदस्ती कंज्यूम नहीं हो पाएगी, बच जाएगी, आप उसको प्रोटेक्ट कर पाओगे फ्यूचर यूज़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन, यानी कि कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स जो हमारी कंस्ट्रक्ट होती हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग अफेक्ट करती है हमारे ग्लोबल रिसोर्सेज को और क्लाइमेट को, जैसे कि हम सैंड का इस्तेमाल करते हैं, स्टोन्स का इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं? हमारे रिवर बेड्स का डिस्ट्रक्शन करते हैं, माउंटेन्स में जो क्वॉरिंग होती है उसको अफेक्ट करती हैं, और ये एक्टिविटीज़ क्या करती हैं? लैंडस्लाइड लाती हैं, अर्थक्वेक लाती हैं, डिस्ट्रक्शन लाती हैं ड्यू टू फ्लडिंग, ओके। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ऑल्सो कॉज एयर पोल्यूशन एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। ऑब्वियसली बात है, हम बना रहे हैं, कितना कितना आसपास आपका इन्वायरमेंट खराब होता है, ठीक है। धूल, जितनी भी चीज़ें हैं सारी आपके आसपास आती हैं। इनकरेक्टली डिज़ाइन बिल्डिंग्स नीड मोर एयर कंडीशनिंग। अगर इनकरेक्टली डिज़ाइन बिल्डिंग्स है तो वहाँ पे एयर कंडीशनिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिक लाइट्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, वेस्ट करेगा बहुत ज़्यादा वाटर एंड यूज़ करेंगी मोर एनर्जी। ओवरऑल कहने का मतलब है नुकसान ही नुकसान आपको दिखेगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम? एनर्जी एफिशिएंट और ग्रीन बिल्डिंग्स क्या होती हैं? आपकी इलेक्ट्रिसिटी को सेव करती हैं,
आपके वाटर को सेव करती है और क्लीन एनर्जी को यूज़ करती है। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं, विंड एनर्जी पे इस्तेमाल करी जा सकती है। ठीक है, वी नीड टू यूज़ क्लीनर एनर्जी, हमको क्लीनर एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, हम उसको इस्तेमाल करेंगे अपनी बिल्डिंग्स में और अवॉइड करेंगे वेस्टेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, we should talk to people about the advantages of using local construction materials. If a large scale construction project is causing pollution, we should inform the local authorities about them. अगर बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो आपको क्या करना, अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है कि यहाँ पर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, आप आके कुछ समाधान निकाल के दीजिए। ठीक है, चलिए अगला है फिशरीज। ठीक है, फिशरीज से क्या होता है, जब आप ओवर फिशिंग कर ले होते हो ना, बहुत सारी मतलब मछली पालन का आपने बहुत सारी ओवर फिशिंग कर ली, उससे क्या होगा, फ्यूचर का फिश सप्लाईज का डिप्लीशन हो जाएगा, यानी कि फ्यूचर में बहुत दिक्कत होगी आपको। ठीक है, इसके बाद सम स्पीशीज ऑफ शार्क्स, टर्टल्स एंड फिश आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट। ठीक है ना, कुछ टर्टल्स हो गए, कुछ फिश हो गए, शार्क्स हो गए, अब गायब होते जा रहे हैं। ठीक है, दिस विल डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस एट फूड चेन्स इन आवर इकोसिस्टम। इससे हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस खराब होगा और हमारी फूड चेन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे मोर डिपेंडेंस और अदर फॉर्म्स ऑफ फूड कॉजिंग मोर प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब देखो आपने ये वाली, चलो इनको तो आपने खत्म कर दिया, लेकिन भूख तो इंसान को बराबर लगती रहेगी। तो अगर आपने फिशरी सेक्शन बर्बाद कर दिया, अब आप आगे जाके क्या करोगे, एग्रीकल्चर पे जाके प्रेशर बनाओगे कि अब हमको ज़्यादा फूड ग्रो करके दो, तो उससे फिर से क्या होगा, फिर से हमारी लैंड्स बर्बाद होने लगेंगी। ओके, फिशरमैन में लूज देयर लाइवलीहुड, और फिशरमैन के पास फिर कमाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, हम अवॉइड कर सकते हैं ओवर फिशिंग की प्रॉब्लम को बाय टेलिंग पीपल, लोगों को बता के कि भैया आप सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करो, जिससे क्या होगा, आप कंट्रोल कर पाओगे फिशिंग को, प्रोवाइड कर पाओगे इनफ टाइम फॉर फिश टू ब्रीड एंड मल्टीप्लाई। ठीक है, फिश को उनका टाइम मिलेगा ब्रीड करने का और मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, अगर आप फिश खाते हो, ठीक है, तो बाय ओनली दोज विच आर प्लेंटीफुली, आप उन्हीं फिश को खाइए जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है, एंड ऑल्सो इन सीजन। उनके ब्रीडिंग सीजन में खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज क्या होगा, वो कम ही हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला आता है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट का रोल हम देख लेते हैं। फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट, क्यों इम्पॉर्टेंट है, रेनफॉल के लिए। ठीक है, हमारे लैंड रिसोर्सेज को बचाते हैं, और बहुत सारी ट्राइब्स हैं जो आज भी जंगलों में समाई हुई हैं। ठीक है, अब डिफॉरेस्टेशन और लॉस ऑफ फॉरेस्ट किस चीज़ में लीड करता है, अगर फॉरेस्ट कट जाएंगे तो क्या होगा, क्लाइमेट चेंज, soil erosion, loss of wildlife and damage to food chain and ecosystems, and less tree coverage which results in less rainfall and less oxygen and more pollution. ठीक है, अब इसके लिए सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है, सस्टेनेबली मैनेज करना है फॉरेस्ट को। ठीक है, ताकि क्या होगा, कम्युनिटीज को सपोर्ट करना है। ठीक है, एंड इकोसिस्टम विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट। किस तरीके से, रिड्यूस करो, रीयूज करो और रिसाइकल करो पेपर को, ताकि बहुत कम पेड़ काटे जाएं। ठीक है, आजकल वैसे भी डिजिटल ज़माना है, तो पेपर तो फिर भी हम बचाने की पूरी कोशिश कर पा रहे हैं। ठीक है, अवॉइड बाइंग प्रोडक्ट सच एज आइवरी विच वी कैन गेट ओनली बाय हार्मिंग एनिमल्स। ऐसे सामान मत खरीदो जो एनिमल्स को हार्म करने के बाद आपको मिलते हैं। ठीक है, बाय ओनली दोज प्रोडक्ट्स विच आर कलेक्टेड सेफली सच एज हनी कलेक्टेड विदाउट ब्रेकिंग बी हाइव्स। ठीक है, कुछ ऐसे सामान खरीदो जो कि जानवरों को बिना हार्म किए आप ले सकते हो, जैसे कि हनी में आप कभी बी हाइव्स को ब्रेक नहीं करते हो। ठीक है, चलिए नाउ टूरिज्म कैन बी ग्रेट फॉर लोकल इकोनॉमीज, लेकिन फिर भी ये इन्वायरमेंट को हार्म करता है। अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो तो आपने आजकल देखा होगा कि बहुत लोग वीडियोस डालते हैं कि वो यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, बट स्टिल वो लोग इन्वायरमेंट को गंदा ही कर आते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका सोल्यूशन क्या है कि घूमते वक्त, ट्रैवल करते वक्त अगर ग्रुप पे ट्रैवल कर रहे हो तो पानी का इस्तेमाल कम करो या फिर बचाने लायक करो, एंड एनर्जी और वेस्टेज को करना अवॉइड करो। ठीक है, देयर आर होटल्स एंड ट्रैवल कंपनीज विच सपोर्ट इको टूरिज्म। यहाँ पर बहुत सारे होटल्स और ट्रैवल कंपनीज हैं जो कि इको टूरिज्म को सपोर्ट करते हैं। ये क्या होता है, ये टूरिज्म होता है जो कि इन्वायरमेंट को बचाने की पूरी कोशिश करता है। ठीक है, इनके बारे में और जानो और लोगों को बताओ ताकि हम इन्वायरमेंट को बचा के ट्रैवल कर सकें। ठीक है, चलिए
सेक्टर। अब ट्रांसपोर्ट सेक्टर आता है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर कंज्यूम करता है सबसे ज्यादा मैक्सिमम पेट्रोल एंड डीजल और सबसे ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर ग्रीन इकोनॉमी का कहां पर एम करता है? ये क्लीनर फ्यूल्स को इस्तेमाल करना, इलेक्ट्रिसिटी फॉर व्हीकल्स प्रोवाइड करता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्रमोटिंग साइकिलिंग टू डिस्करेज यूज ऑफ कार्स। आपको क्या करना है? आपको कार्स को जितना हो सके अवॉइड करना है। ठीक है, इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो, जैसे कि बसेस और ट्रेन्स हो गए। ठीक है, या तो वॉक करो या फिर साइकिल करो जितना भी पॉसिबल हो सके, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करो जो कि बैटरी ऑपरेटेड रहते हैं। ठीक है, आजकल ई व्हीकल्स भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं ना। चलिए, वाटर मैनेजमेंट। वाटर हमारे रिसोर्सेज का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। ठीक है, बिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड लैक एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और इम्प्रूव्ड सैनिटेशन सर्विसेज एंड पॉपुलेशन ग्रोथ इज मेकिंग द प्रॉब्लम मोर सीरियस। सी, हमारी पृथ्वी पे पानी उतना ही है, बस कमी है, लेकिन जनता बढ़ती जा रही है, उसका कंज्यूम मतलब बुरी तरीके से होता जा रहा है, कोई बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी रॉन्ग। हमको वाटर सेव करना पड़ेगा। ठीक है, ज़रूरी हो गया है। ठीक है, तो पानी का इस्तेमाल बहुत वाइजली करना है, हमेशा अपना नल बंद करना है जब आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। ठीक है, जो लीकिंग टैप्स होते हैं, जो पाइप्स होते हैं, उनको आप इमीडिएटली फिक्स कराओगे। उसके अलावा पल्यूटेड वाटर को क्या करोगे? आप वापस से वाटर सोर्स में या किसी लैंड सोर्स में जाने से बचाओगे। उसके लिए आप क्या करोगे? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट उसको दोगे। ठीक है, अपने नदी तालाबों को गंदा नहीं करना है। फाइन, चलिए अब वेस्ट मैनेजमेंट देख लेते हैं। Throwing something away means losing the chance to reuse materials and can lead to land, air and water pollution। बहुत सरल भाषा में देखा जाए तो किसी भी चीज़ को अगर आपको थ्रो करना है तो प्लीज़ डस्टबिन में ही थ्रो करना, अदरवाइज क्या होगा? लैंड, एयर और वाटर पोल्यूशन सिर्फ बढ़ेगा और कुछ ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो क्या करना है? रिड्यूस करना है, रीयूज करना है, रिसाइकल। किसी भी चीज़ को थ्रो करने से पहले अगर पॉसिबल है तो आप इन तीनों में से कुछ भी एक चीज़ कर सकते हो। सेपरेट करो वेस्ट सब्सटेंस को, ताकि जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं उसको हम रिसाइकल कर सकें और फूड वेस्ट को हम कंपोस्ट कर सकें। ठीक है, चलिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चर करती है, कुछ बनाती है। इंडस्ट्रीज हेल्प इन एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ बट हार्म द इन्वायरमेंट इन मैनी वेज। आपकी इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है, बढ़िया सब बन रहा है, लेकिन आपका इन्वायरमेंट वहाँ पे पूरी तरीके से हार्म हो रहा है। इंडस्ट्री शुड यूज मेथड्स टू अवॉइड एंड रिड्यूस पोल्यूशन एंड टू यूज क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? इंडस्ट्रीज मेक आइटम्स अकॉर्डिंग टू व्हाट कस्टमर्स प्रेफर टू बाय। ठीक है, जितना कस्टमर को चाहिए आप उतना ही अपना बनाइए। इफ वी बाय ग्रीन, ठीक है, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, लेस प्लास्टिक हो, क्लॉथ हो मेड विदाउट केमिकल डाइज एटसेट्रा, मोर इंडस्ट्रीज विल स्टार्ट मेकिंग सच प्रोडक्ट। देखो, कस्टमर के रिक्वायरमेंट ही अगर गलत है तो इंडस्ट्री भी गलत ही प्रोडक्ट बनाकर देंगी आपको। ठीक है, अगर आप अच्छा मटेरियल उनसे मांगोगे तो वो उसी हिसाब से, आपके हिसाब से, कस्टमर की नीड के हिसाब से अपना जो भी सामान है उसको बेचेंगे, उसको बनाकर बेचेंगे। ठीक है, चलिए read carefully all the options given below the question and choose the correct option. Which of the following actions would not help a green agriculture sector? Chemical fertilizer का यूज करना, ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल करना, हाँ ये हो सकता है। ग्रोइंग वेजिटेबल्स यूजिंग वर्मी कंपोस्ट, बाइंग और सेलिंग ऑर्गेनिक पोटैटोज, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया? यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो क्या पूछा है? वुड नॉट। ठीक है, ध्यान देना जहां पर नॉट लिखा है हम लोग कभी कभी कंफ्यूज होकर गलत आंसर भी टिक कर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट इज Which of the following actions will promote a green economy? इसमें से कौन सा एक्शन है जो ग्रीन इकोनॉमी को प्रमोट करेगा? यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल प्रोटेक्शन, क्रिएटिंग जॉब्स। आंसर इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस विल प्रमोट अ ग्रीन इकोनॉमी? ओके, यूज ऑफ नॉन विल प्रमोट, ठीक है, यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका आंसर होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, दिस विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए ओके, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपके लिए आंसर बना के यहाँ पे डाल दिया है, आप चाहे तो नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिस्ट ऑल सेक्टर्स ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी दैट अफेक्ट योर डेली लाइफ। ठीक है, समझते हैं।
एग्रीकल्चर देखा था, कंस्ट्रक्शन देखा था, ट्रांसपोर्टेशन देखा था, हेल्थ केयर एंड एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन व्हाट यू कैन डू टू हेल्प अ ग्रीन इकोनॉमी, 4 से 5 लाइन में बताना है। ठीक है, ये मैंने मेरे तरीके से बताया है, आप अपने तरीके से भी अपने आंसर को लिख सकते हो। ठीक है, यूज एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस, रीयूज एंड रिसाइकल प्रोडक्ट्स, ओके, रिड्यूस वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी यूजेस, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइकिल, सपोर्ट इको फ्रेंडली ब्रांड्स। ओके, चलिए आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन अब हम क्या कर सकते हैं, हम इंपॉर्टेंट सेक्टर्स बता सकते हैं ग्रीन इकोनॉमी के, और उसके अलावा हर सेक्टर का एक रोल बता सकते हैं ग्रीन इकोनॉमी में। कहने का मतलब है कि हर सेक्टर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो फिशरी हो, चाहे वो वाटर मैनेजमेंट हो, एनीथिंग। हमको क्या करना है, हो सकता है हम अभी अब छोटे हैं 11th क्लास में, मैम इतना कैसे करेंगे, बट आप कर सकते हो, छोटे छोटे मुद्दों को उठाना शुरू करो। ठीक है, कैसे, अगर घर पे आपको दिख रहा है कि पानी किसी ने नल छोड़ दिया है, तो आप घर पे समझाओ लोगों को कि नहीं भाई ये सही नहीं है, हमारे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान करेगा। आज आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट आगे इसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो शुरू तो हम कर ही सकते हैं, अगर पढ़ाई शुरू कर दी है तो उसको समझ के हम डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो बनी रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन विच यू कैन वॉच 100% फ्री ऑन यूट्यूब फॉर ऑल द गिवन बोर्ड्स मेंशन्ड हियर इन अ प्रॉपर सिस्टमैटिक वे फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। और यदि आप ई नोट्स और ई बुक्स को परचेज करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जाके परचेज करिए। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।